जयंत घोषाल, आपको भी ऐसा ही लगता है कि अभी परसेप्शन की लड़ाई में कोई नहीं है? दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की कोशिशें कर रही है, या वास्तव में लग रहा है कि नहीं, इंडिया गठबंधन तारीखों के ऐलान के बाद जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ जाएंगी तो कुछ कमाल हो जाएगा उनके लिए? देखिए चित्रा जी, हम तो मान के चलते हैं कि इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी जी के लिए हैट्रिक होगा ही, क्योंकि इस समय बार बार मैं देख चुका हूं, मेरा जो पत्रकारिता का जो अनुभव है कि ऑपोजिशन, प्रतिपक्ष इशू बनाते हैं और उसमें पूरी देश में मतलब हल मचा जाता है। और जैसे 89 में हमने बोफोर्स देखा, 2G स्पेक्ट्रम इशू देखा, और बीजेपी के खिलाफ इस बार जो इंडिया भी जो गुट हुआ वो तो बिखरे हुए हैं, और ऑपोजिशन पार्टी के लिए जो मेन इशू ऑपोजिशन पार्टी को बनाना चाहिए था, वो प्रतिपक्ष के जगह जो रूलिंग रेजिम है वो इशू बना रहे हैं, और वो मैंडेट मांग रहे हैं राम मंदिर, 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो बीजेपी का आज का नहीं, ये तो वाजपेयी आडवाणी जी के समय से, उस समय कोalition था, उस समय बीजेपी का अपना मेजोरिटी नहीं था। तो इस बार जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कर दिया 370, इट्स ए मेजर डिसीजन, और उसमें बीजेपी का जो क्लाइंटेल है उसके बाहर भी एक एडिशनल एक वोट बैंक भी डेवलप किए हैं, जो शुरू से जो पार्टीशन का मतलब विक्टिम समझते हैं। और ये जो 370 कश्मीर के इशू में, तो मुझे लगता है एक तरफ विकास का इशू, दूसरे तरफ पार्टी का इशू, राम मंदिर इशू भी अभी भी तो उसमें बहुत इम्पैक्ट है। और जहां इम्पैक्ट नहीं होता था, जैसे पूर्व भारत में जी, मैंने देखा जय श्री राम नारा कभी बंगाली को मैंने देने के लिए देखा नहीं था। मैं तो बंगाल में भी जो मारवाड़ी समाज है, जो हिंदी भाषी है, ऐसे नहीं। तो मुझे लगता है इसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बीजेपी का दो टाइप का स्ट्रेटेजी होता है। यूपी और दिल्ली और उत्तरी भारत के लिए जो शॉर्ट टर्म एक स्ट्रेटेजी होता है कि एंटी इनकम्बेंसी, लोकल एंटी इनकम्बेंसी के लिए भी सीटिंग एमपी को भी बदलते हैं बीजेपी, और उसमें किसी का क्षमता नहीं है, कोई डिसिडेंट पॉलिटिक्स करने के लिए कोई तैयार नहीं है अभी इस समय। बिल्कुल। और लॉन्ग टर्म जैसे बंगाल में, केरल में, अभी तेलंगाना, ये जो है वो, तो इसीलिए जो स्ट्रेटेजी भी कहां है राहुल गांधी का, कांग्रेस का इसके मुकाबले में स्ट्रेटेजी। मैं राहुल गांधी का पर्सनली कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन बीजेपी इसे लेवियाथन, ये जो पार्टी अभी अभी इस समय, मैं बिल्कुल सहमत हूं शशि जी के साथ कि ये जो पार्टी अभी अभी कितना दिन राज करेंगे, मुझे वो तो 2024 तो मान के ही चल रहा हूं, उसके बाद भी कितने साल रहेगा। और पैन इंडियन पार्टी जो बनने का जो सपना है, असम में कभी सोचे थे कि आप बीजेपी, अभी त्रिपुरा में हो गया है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे, तो ये पूरी भारत में जो अभी, और नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ एक चीज मैं बताऊंगा चित्रा जी, आप एक समझ रहे इशू हैं, आप भी जो बातें कह रहे हैं जैसे विरोधी दलों को कितनी चुभेंगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि विरोधी दल इस बार कहीं टक्कर में दिखाई नहीं दे रहे हैं? मुझे लगता है कि संभावना जो था, जी, जैसे जो मेन ऑपोजिशन राहुल गांधी, और पहले तो राहुल गांधी खुद पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल करते हैं। ये जो डाइकोटॉमी है ये हमारे देश में चलता नहीं है। आइदर आप जिम्मेदारी लीजिए और उसके लिए सफलता। आप यूपी में कांग्रेस को क्या देखा, मैंने तो एनडी तिवारी को चीफ मिनिस्टर देखा। तो वो कांग्रेस आज यूपी में राहुल गांधी चुनाव लड़ने का क्षमता नहीं है। तो ये कांग्रेस का जो डीजेनरेशन, मुझे अभी भी याद है आडवाणी जी जाके भोपाल में बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव में बोला था कि अभी तो ये प्रोमो है मूवी का, बीजेपी का जो ग्रोथ हो रहा है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। तो वो पूरी फिल्म अभी तो हो गया, पूरी फिल्म भी खत्म होने जा रहे हैं, पूरी और अभी पिक्चर तो इस देश समय देख ही रहा है। लेकिन देख रहा ऑपोजिशन है। के लिए क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? क्योंकि अगर ये तीसरी बार मोदी के हैट्रिक, तीसरी बार भी मोदी सरकार, इस तरह के नारे लग रहे हैं और यकीनन जनता के बीच भी उस तरह की स्थिति, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, देखने को मिल रही है, तो क्या फिर ये विरोधी पार्टियों के लिए, सीधे आपके पास आते हुए विनोद अग्निहोत्री जी, क्या वास्तव में परिस्थिति ऐसी बन चुकी है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, अभी कोशिशें करेगा विपक्षी दल तो कुछ कमाल हो सकता है? देखिए, मैं तो अटल जी की कविता से शुरू करूंगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि जब आडवाणी जी का जिक्र हुआ तो अटल जी का भी जिक्र जरूरी है।
और फिल्म की अगर बात करें और सब लोग कह रहे हैं फिल्म पूरी हो गई है, तो फिर फिल्म का एंड भी होता है, सीरियल्स के भी एंड होते हैं। ये सही है, पीक पे है बीजेपी इस समय। और 370 का जो लक्ष्य है, 350 के बाद कोई पार्टी तभी आगे बढ़ती है जब वो पैन इंडिया पार्टी हो। कांग्रेस भी 354, 360 और 400 सीटें तभी ली पाई थी जब वो पैन इंडिया पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी उस तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अपना जड़ जमा ली है, उत्तर में पश्चिम में तो है ही वो, दक्षिण में कर्नाटक में एक मजबूत स्थिति में है वो, मतलब लड़ाई में है, कांग्रेस की सरकार है, विधानसभा चुनाव में हारी है, लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हमेशा अच्छा करती रही है। अब तेलंगाना, आंध्रा, तेलंगाना में भी उसका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। तमिलनाडु में हालांकि उसके पास कोई अभी गठबंधन नहीं है, हमेशा जो है एआईडीएमके के साथ वो लड़ी है, और आंध्रा में अभी उन्होंने गठबंधन किया चंद्रबाबू नायडू के साथ। केरला में भी उन्होंने बड़े बड़े उम्मीदवार उतार दिए। तो कोशिश ये है, जो शशि जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूं इस बात से, कि भाजपा और खासकर मोदी जी हमेशा जो चुनाव सामने होता है उससे आगे की तैयारी करके लड़ते हैं। अगले इस चुनाव की तैयारियों में अगले चुनाव का भी तैयारी छिपी होती है, तो उस दृष्टि से लड़ रहे हैं, उनका इस तरीका है। लेकिन अभी मैं आपके सर्वे की बात करूं कि 27% था 2019 में यूपीए, अब वो 38% दिखा रहा बढ़ा है, बिल्कुल, यानी ग्रोथ है उसकी। हाँ। और वो 45% से 44 पॉइंट समथिंग पे आपका एनडीए है, यानी वो रुका हुआ है लगभग। तो अगर चुनाव के बाद, घोषणा के बाद, आज अभी घोषणा हो जाएगी 3 बजे, उसके बाद किस तरह से रीग्रुपिंग होती है इंडिया गठबंधन की, कैसे उम्मीदवार उतारते हैं, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में, तो फिर मुकाबले पे आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बीजेपी को हरा देंगे, क्या कर देंगे, वो अलग बात है, वो तो चुनाव। और मैं किसी भी चुनाव में, 1984 भी देखा है हमने, और 1977 की भी यादें हैं मुझे, और 2004 की भी हैं, और अभी हाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव हमारे सामने है, जब सबने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रखी थी। छत्तीसगढ़ में तो कोई कहीं नहीं रहा, तो मध्य प्रदेश में भी 90% लोग कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है, और नतीजे एकदम उलट गए। परसेप्शन पूरा बना हुआ था। तो कई बार परसेप्शन और यथार्थ के बीच में एक अंतर्द्वंद होता है। अब अंतर्द्वंद कितना है ये तो नतीजों के बाद पता लगेगा। ये जरूर है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एज है, वो आगे है लड़ाई में, उसकी रणनीति भी मजबूत है, उसके साधन भी मौजूद है, और उनके पास एक बहुत मजबूत और लोकप्रिय नेता भी है। ठीक है शशि जी, अब आपके पास आते हुए, वो कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से माना जा रहा है कि हैट्रिक नरेंद्र मोदी इस बार लगा सकते हैं? राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, उनके ये जो 80 करोड़ वाले लाभार्थी हैं, कौन कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं कि इस बार सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं? कोई भी कप्तान या कोई भी सेनापति चित्रा जिसने कि हमेशा लड़ाई जीती हो, वो कोई भी कॉर्नर खुला नहीं छोड़ता, कोई भी कोना खुला नहीं छोड़ता। वो सारी जगहों पर नजर डालता है, और सबसे ज्यादा उन जगहों पर नजर डालता है जहां से लोग सोते रहते हैं। आप अगर इतिहास की लड़ाइयां देखें तो वो लोग जो छापामार लड़ाइयों में जीते, उन्होंने उन जगहों पर लड़के लड़ाई जीती। जैसे बाबर ने जब काबुल का किला जीता, तो उस रास्ते से उसने घोड़े चढ़ाए जहां पीछे एक झरना बहता था, क्योंकि वहां कोई किसी तरह के सैनिक नहीं थे। माना गया था कि झरने को पार करके कौन आएगा। इस तरह के इतिहास में उदाहरण है। मोदी उन झरनों को भी बंद कर दिया करते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कैसे जी। उन्होंने एक लाभार्थियों की जाति बनाई। वो ये कहते हैं कि एक जाति है। वो जाति क्यों कहते हैं? वो वर्ग भी बोल सकते हैं। वो वर्ग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतीय साइकी में जाति शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाति व्यवस्था को तोड़ते हुए वो एक कहते हैं कि लाभार्थियों की एक जाति है जिनके जीवन में सरकार ने खुशहाली पैदा की। दूसरी बात, उन्होंने सबसे ज्यादा एक ऐसा वर्ग जो कि पार्टी पॉलिटिक्स किसी भी वाद से हटके वोट देता है, महिलाएं, उसको पहले दिन से फोकस किया। सारे सर्वे बताते हैं कि 60% के करीब महिलाएं उनको वोट देती है। बिल्कुल। तीसरी बात, उन्होंने हमेशा आगे की बात की। उन्होंने अच्छे दिनों गुजरात मॉडल की बात की। 2019 में उन्होंने एक सुरक्षित भारत की बात की। आज वो एक विकसित भारत की तीसरे नंबर की शक्ति की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें युवाओं को फील करती है और अपील करती हैं। मैं एक बात बहुत साफ बता देना चाहता हूं कि राजनीति सारी की सारी परसेप्शन है, अवधारणा है, और कहते हैं ना जी, एक फिक्शन भी है। ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। बिल्कुल। तो ये हमेशा सामने उन चीजों को लेकर आते हैं जो कि लोगों को एक आगे का सपना दिखाते हैं। अब राम मंदिर की बात जो आपने कही, हिंदुत्व की बात जो कही, वो आइसिंग ऑन द केक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 80% उनकी जो बुरावट है वो पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति, कल्याणकारी योजना, एक सेकंड,
और अंत में जैसे कि नहीं प्लास्टर करने के बाद तरी करते हैं हाँ। जो जरूरी होती है, उस पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद।